हॅलो. हॅलो. हा हॅलो बोला. एक 5 मिनिट हॅलो. बाळा, 1 वाजता चालू करूत आपण. हो सर. सर लेक्चर कोणत्या ब्रँचचं आहे? मेकॅनिकल सेकंड शिफ्ट आणि ऑटोमोबाईल. बोला सुदर्शन, काय म्हणायचंय, काय विचारायचंय? सुदर्शन साळवे, काही प्रश्न आहे का? हो सर. नाही सर, आप- सध्या नाहीये. सर तुम्ही कालचा जो शेवटचा टॉपिक होता ना आपला, हा. सर तो थोडासा समजला नाही सर मला. बर, कुठं नाही समजलं सांगा, आपण 10 मिनिट सुरू होण्यापूर्वी चर्चा करूयात. चला बोला. सर आपण जे केलं होतं बघा. काय? एक मिनिट. सर आपण जे शेवटी केलं होतं, कम्प्लीट हेल्थ फील्ड अँड कम्प्लिटली फुल फील्ड डी ऑर्बिटल मिनिमम स्टेबिलिटी सर, ते त्याच्याबद्दल डाऊट आहे सर. बर, काय डाऊट आहे? काय डाऊट आहे? तर जेव्हा ऑर्बिटल जेव्हा ते फॉर्म करतात ना. हॅलो. हा बोला ना, बोला. हा, तर मग तेव्हा सर त्यांची स्टेबिलिटी कशी बनवली जाते? ऍक्च्युअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कसं म्हणलं सर? 4S1 आणि 3D10 बनलं नाही का सर? ते कसं बनलं ते तुम्ही सांगितलं होतं काल, पण लक्षात नाही आलं. बर. तुम्हाला स्क्रीन दिसतीये का माझी? एक मिनिट. हो सर. हो सर. माझी सर screen आवाज नाही येते. बरं बेटा, असं काय होतं बेटा? हो सर, दिसते. हे काय यायला मध्येच मग? स्टॉप शेअर स्क्रीन, शेअर पॉवर पॉइंट. वन ड्राईव्हवर ठेवावं लागेल का आता? बर, फाईल्स दिसत नाही. शराब सर नाही का? शराब सर. हा बोला. बोला. येतो आवाज सर? हो येतोय. व्यवस्थित आहे सर? पीपीटी वगैरे शेअर करता येते ना? आता सुरू केलं का? तुम्हाला दिसतंय का स्क्रीनवर जोशी सर? हो दिसतंय सर. ॲटॉमिक नंबर सर आवाज नाही येते. येतो आवाज. जोशी सर, आवाज यायलाय का तुम्हाला? हो आवाज येतोय सर. बेटा तुझं एक तर व्हॉल्यूम मोठं करून घे, किंवा त्या सेटिंग मध्ये जाऊन साऊंडची सेटिंग एकदा व्हेरीफाय कर. जमत नसेल, येत नसेल आवाज अजून, तर एखादं हेडफोन्स लाव. ठीक आहे? ओके सर. सर्वांना स्क्रीन दिसतीये का सर्वांना? हो सर. हो सर. चला, कालचा एक प्रश्न होता की 4S to 3D9
त्याऐवजी 4s1 3d10 हे कालच्या दिवशी आपण एक्सप्लेन केलं होतं. क्रोमियम बघा, क्रोमियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4. आता हे 4s2 3d4 जे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दाखवलेलं आहे ते एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे क्रोमियमचं. बट actually instead of showing 4s2 3d4 it shows irregulation in electronic configuration. थोडासा बदल क्रोमियम दाखवतो. काय दाखवतो? 4s मधला एक इलेक्ट्रॉन इट जम्प्स इनटू द empty 3d ऑर्बिटल. जो 3d मधला शेवटचा ऑर्बिटल व्हॅकंट दाखवत आहेत त्या एम्प्टी व्हॅकंट डी ऑर्बिटल मध्ये एक इलेक्ट्रॉन जम्प करतो. का करतो? दोघांच्या एनर्जी मधला थोडासा डिफरन्स आहे तरी पण तो 4s मधला इलेक्ट्रॉन 4d मध्ये का एंट्री करतो? बिकॉज ऑफ स्टॅबिलिटी, बिकॉज ऑफ कम्प्लिटली हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल. बघा, कम्प्लिटली हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल म्हणजे काय? डी ऑर्बिटल मधल्या प्रत्येक सब ऑर्बिटलची म्हणजे DXY, DYZ, DXZ, DX2 Y2 आणि DZ2 या 5 सब ऑर्बिटलच्या प्रत्येक एका सब ऑर्बिटलची कॅपॅसिटी किती इलेक्ट्रॉन्सची असते? 2 इलेक्ट्रॉन्सची. म्हणजे टोटल कॅपॅसिटी डी ऑर्बिटलची कितीची झाली? 10 इलेक्ट्रॉन्सची कॅपॅसिटी झाली. आता इथं DXY मध्ये एक इलेक्ट्रॉन, DYZ मध्ये एक इलेक्ट्रॉन, XZ मध्ये एक इलेक्ट्रॉन, X2 Y2 मध्ये एक इलेक्ट्रॉन आणि DZ2 मध्ये एक इलेक्ट्रॉन जर राहिला तर प्रत्येक एका सब ऑर्बिटल मध्ये एक इलेक्ट्रॉन आला तर त्याला कम्प्लिटली हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल म्हणतो. ठीक आहे. तर कम्प्लिटली हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल ह्याचा अर्थ काय होतो? कम्प्लिटली हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल हे जास्त स्टॅबिलिटी देतं, जास्त स्टॅबिलिटी त्या एलिमेंट्सला देत असतं. बाकीचे जरा हेडफोन माईक तुमचे म्यूट करा प्लीज. कृपया बाकीच्यांनी आपले सर्वांचे माईक म्यूट करा. तर ह्या पद्धतीनं आपण जर एनर्जी लेवल डायग्राम ह्याच्यापूर्वी पाहिली होती बघा. एनर्जी लेवल डायग्राम मध्ये बघा इथं दिसतंय सर्वांना स्क्रीनवरती 4s आणि 3d ची एनर्जी डिफरन्स फार कमी आहे. या 4s आणि 3d ची एनर्जी डिफरन्स कमी आहे त्याच्यामुळं 4s मधला एक इलेक्ट्रॉन जम्प करेल आणि 3d मध्ये एंट्री करेल. फिलअप होताना पहिल्यांदा लोअर एनर्जी ऑर्बिटल 4s आहे त्याच्यामुळं 4s मध्ये एंट्री करेल. म्हणून एक्सपेक्टेड आपण पहिल्यांदा लिहिलं. एक्सपेक्टेड म्हणजे आपल्याला अपेक्षा काय? कसं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन त्यानं दाखवणं अपेक्षित आहे? 4s2 3d4. बट ऍक्च्युअली in nature what happens? One of the 4s electron it jumps into the empty 3d orbital. Hence instead of showing 4s2 3d4 electronic configuration, chromium shows irregulation in electronic configuration, that is 4s1 3d5. तो एक इलेक्ट्रॉन 4s मधले जे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते त्यापैकी एक इलेक्ट्रॉन जंप करत आहे वैकेंट 3d ऑर्बिटल में. रिकामा जो 3d ऑर्बिटल है उसके अंदर वो जंप कर रहा है और हेंस now it is completely half filled d orbital, and completely half filled d orbital it shows maximum stability. Maximum stability ही कशी आहे? completely half filled असल्यावरती. बघा, कधी तुम्ही गाडीवरून सिलेंडर नेले का? एका बाजूला तुम्ही सिलेंडर जर लावलं, काय एका बाजूला जर सिलेंडर लावलं तर काय होऊन जातं? गाडी एकदम झुकून जाते आणि आपली पडण्याची शक्यता जास्त असते. आपल्याला एक मनातल्या मनात फिअर असतो, बाबा थोडस जरी वाकडं झालं ते सिलेंडर खाली जमिनीला लागेल, आपलं सिलेंडर पडून जाईल, आपण पडतो, ऍक्सिडेंट होईल, असं एक आपल्यामध्ये फिअर, एक हिडन फिअर असतो. त्याच्यामुळे आपण खूप काळजीपूर्वक ती गाडी चालवत असतो. म्हणजे आपण स्टेबल आहोत का ते सिलेंडर एका बाजूला घेऊन चालत असताना? नाही, आपण बिलकुल स्टेबल नाहीयेत. मग स्टॅबिलिटी कधी येते? जर दोन्हीकडे सिलेंडर लावले, दूधवाले बघा दोन्हीकडे एक 2 कॅन असतील तर एकीकडेच ठेवत नाहीत. ते 2 कॅन एक लेफ्ट साइड ला ठेवतात, एक राइट साइड ला ठेवतात. क्यों रखते हैं वैसा एक कैन? क्योंकि दोनों तरफ से अगर कैन रखेंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है. उसी हिसाब से नेचर क्या देखता है कि स्टेबल कैसा हो. मैंने क्या कहा इससे पहले भी बहुत बार कहा है कि मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी जहां पे है वो नेचर एक्सेप्ट करता है. तो यहां पर भी क्या हो रहा है? 5 ऑर्बिटल्स के अंदर अगर एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बैलेंस ज्यादा होगा उसका. उसी हिसाब से इंस्टेड ऑफ शोइंग 4s2 3d4
it shows irregulation in electronic configuration as 4s1 3d5 electronic configuration. Instead of showing 4s2 3d4, chromium shows irregulation in electronic configuration as 4s1 3d5. And next one, similarly, on the same ground, copper also shows irregulation in electronic configuration. And instead of showing 4s2 3d9, copper shows one of the 4s electron, it jumps into empty half-filled d orbital, that is last orbital, and instead of showing 4s2 3d9, it shows irregulation in electronic configuration and shows actual electronic configuration as 4s1 3d10. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आधा भरा हुआ तो नहीं है, लेकिन ये फुलफिल हो रहा है. अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल के अंदर, तो क्या हो जाएगा, वो कॉपर फुलफिल्ड हो जाएगा, और फुलफिल्ड होने के वजह से वो स्टेबल ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा दिखाएगा. ये लॉजिक हर जगह पे आपको लगाना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे नेचर में जो एग्जिस्ट है वही हम पढ़ रहे हैं. हम हमारे दिल से कुछ भी नहीं पढ़ रहे. ये कॉपर और क्रोमियम नेचर में इस तरह से कंबाइन होते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ, दूसरे एटम्स के साथ, वो इस तरह से चेंजेस दिखाते हैं, वो हम बता रहे हैं. हम अपने दिल से कुछ भी नहीं बता रहे. हम क्या पढ़ रहे हैं, जो नेचर में एग्जिस्ट है, जो नेचर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्टेंस में रहता है, वो हम पढ़ रहे हैं. नहीं तो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं थी. ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखिए, एग्जाम में जब पूछते हैं तो क्वेश्चन इस तरह से होगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम. अगर ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो सामने आपको लिखना पड़ेगा 4s1 3d5. अगर वो पूछते हैं व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, तो लिखना है 4s2 3d4. अगर वो पूछते हैं व्हाट इज द एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एटम, तो आपको लिखना है 4s1 3d5. पूछते क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है, उसके ऊपर निर्भर है आपका आंसर क्या होगा. नहीं तो आपको जो याद है वही नहीं लिखना है, क्वेश्चन क्या पूछा है वो आपको लिखना है. तो ध्यान में रखिए, यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछते हैं. हाँ बोलिए सर, ये कंडीशन सिर्फ क्रोमियम और कॉपर में है क्या, या और भी एलिमेंट्स में है? नहीं, हमने जो करिकुलम के अंदर जितने एलिमेंट्स दिए हैं, यानी पहले 30 एलिमेंट्स, उसके अंदर वाले ये क्रोमियम और कॉपर, ये दोनों ही एलिमेंट में इररेगुलेशन है, एक्सेप्शंस है. ठीक है, बाकी के बारे में हमें देखना नहीं है. ध्यान में आ गया? सर वो सिर्फ बैलेंस करने के लिए 3D में जाता है क्या? नहीं, नेचर में वो जब दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद कंबाइन होने की उसकी टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है. यानी वो स्टेबल कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है, 4s1 3d5 या 4s1 3d10. क्रोमियम है तो 4s1 3d5 दिखाएगा, या कॉपर है तो 4s1 3d10 दिखाएगा. यानी वो उसकी स्टेबिलिटी किसके अंदर ज्यादा है, ये 4s1 3d5 के अंदर ज्यादा है या 4s1 3d10 के अंदर ज्यादा है. यानी वो इस प्रकार से इरेगुलेशन दिखाता है, यानी इस तरह से वो कंबाइन हो जाता है, इस अरेंजमेंट के साथ वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है. आपको कंबाइनिंग किस प्रकार से होती है आगे आएगा ही, थोड़ी ही देर में आपको वही पढ़ना है, कंबाइन होता है यानी क्या है. तो एक एक करके हम पढ़ते हुए जाएंगे तो आपको ये पिछला वाला क्वेश्चन भी समझ में आएगा कि ये कंबाइन होने का लॉजिक क्या है. ठीक है, और कोई दिक्कत है इसके बारे में? अब थोड़ा सा तो समझ में आ रहा है, जिसने क्वेश्चन पूछा था. हाँ, समझ में आ रहा है? यस सर. कितने लोग ज्वाइन हो चुके हैं अभी तक, कुछ दिख रहा है नंबर? 57 सर. बहुत ज्यादा हो गए ये तो. ठीक है, दोनों ब्रांच के हैं, ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल सेकंड शिफ्ट? यस सर, मैकेनिकल सेकंड. मैकेनिकल सेकंड शिफ्ट है और ऑटोमोबाइल है? यस सर. हाँ सर, ऑटोमोबाइल है. ओके, यस सर. आगे जाते हैं, आगे जाए फिर. यस,
चलो अब देखिए आगे एक पॉइंट आता है वैलेंसी। वैलेंसी आपको सभी को पता है, वैलेंसी आप पढ़ चुके हो। इट इज नथिंग बट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, जो भी यहाँ लिखा है। यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट यानी क्या है? देखिए यहाँ पे सोडियम जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जब यहाँ लिख रहे हैं वहां ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, यानी शेल के हिसाब से फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, के एल एम एन, इस शेल के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी 1s2 2s2 2p6। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम वैलेंसी के अंदर? ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी शेल वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8,1, यानी फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये जो सोडियम एटम है, सोडियम एटम दूसरे एटम के साथ कब कंबाइन हो जाता है? जब वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, रिलीज करता है। अब ये रिलीज करने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो रहा है, यानी उसकी कंबाइन होने की कैपेसिटी कितनी है? 1 है, यानी उसकी वैलेंसी 1 है। मींस आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन it will get combined with another atom, hence it shows valency is equal to 1. Hence it shows valency is equal to 1. Similarly, chlorine atom, by accepting 1 electron, it shows Cl minus. It shows Cl minus. यानी क्या? इसका मतलब क्या होता है? By accepting 1 electron, chlorine gains, by accepting 1 electrons nothing but by accepting या gaining 1 electron, it shows it combines with another atom and shows valency is equal to 1. सर एक्सक्यूज मी Nothing but हाँ सर ते एक इलेक्ट्रॉन लूज करतात का? कौन हॅलो, कौन 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 इलेक्ट्रॉन कोण? लूज करता का सर सोडियम? हो 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 आणि अनदर म्हणजे अनदर एलिमेंटला देतात का? अनदर एलिमेंट म्हणा किंवा अनदर ऍटम म्हणा, दुसऱ्या ऍटमला एखाद्या दिलं त्यांनी, लूज हा. केल्यावर त्यांच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज आला आणि 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज केला, म्हणजेच तो एकच इलेक्ट्रॉन दिल्यावर ते कंबाईन होऊ शकतात. इथं त्यांनी 2 इलेक्ट्रॉन नाही दिले, 3 नाही दिले, फक्त त्यांनी इथं एकच इलेक्ट्रॉन दिलाय. म्हणजे सोडियम ज्यावेळेस 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करतो त्यावेळेस एखाद्या अशा ऍटम कडे तो इलेक्ट्रॉन जातो ज्याला एका इलेक्ट्रॉनची गरज आहे. मग तो 1 इलेक्ट्रॉन देतो आणि दुसरा एखादा ऍटम तो 1 इलेक्ट्रॉन घेऊन टाकतो. म्हणजेच तो सोडियम दुसऱ्या एखाद्या ऍटम सोबत कंबाईन होण्यासाठी 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करतो, लूज करतो. तसंच क्लोरीन काय करत आहे? इथं रिलीज करत नाहीये, तो इथं ऍक्सेप्ट करत आहे, गेन करत आहे. ठीक आहे, तो गेन करत आहे. हा, आणि तो गेन केल्यामुळे तो पण कंबाईन होत आहे. दोन्हीही ऍटमची, इथं सोडियमची आणि क्लोरीनची कंबाईन होण्याची कॅपॅसिटी किती इलेक्ट्रॉनची आहे? फक्त एका इलेक्ट्रॉनची आहे. फक्त एका इलेक्ट्रॉनची आहे. म्हणूनच वरती टायटल काय दिले आपण व्हॅलेन्सीच्या खाली? कंबायनिंग कॅपॅसिटी ऑफ एन एलिमेंट. कंबायनिंग कॅपॅसिटी ऑफ एन एलिमेंट म्हणजे सोडियमची कंबाईन होण्याची कॅपॅसिटी किती इलेक्ट्रॉनची आहे? 1 इलेक्ट्रॉनची आहे. कृपया याचा आवाज, याचा माईक आवाज करत आहे. हॅलो हॅलो हॅलो, हा म्यूट करा प्लीज. तर सोडियमची कंबाईन होण्याची कॅपॅसिटी कितीची आहे? एका इलेक्ट्रॉनची आहे. आणि क्लोरीनची कंबाईन होण्याची कॅपॅसिटी किती आहे? एका इलेक्ट्रॉनची आहे. म्हणजे सोडियम इलेक्ट्रॉन रिलीज करून, लूज करून कंबाईन होत आहे. क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करून दुसऱ्या ऍटम सोबत, एलिमेंट सोबत कंबाईन होत आहे. आता तिसरं खाली एक अजून डायग्राम काढली आहे मी. एक सर्कल काढलंय, त्याच्यामध्ये सर्कल आहे म्हणजेच त्याला आपण ऍटम डिफाइन करूयात. ब्ल्यू सेंटर्ड सर्कल जे दाखवलेलं आहे तो ब्ल्यू सेंटर म्हणजे त्याचा न्यूक्लियस आहे. आणि तो पहिल्या ऍटम मध्ये ऑरेंज जो डॉट दिसत आहे, सर्कल दिसत आहे छोटासा, त्याला आपण एक
एका ऍटमचा एक इलेक्ट्रॉन म्हणलाय आणि दुसऱ्यामध्ये एक हिरवा सर्कल दिसत आहे छोटासा, तो त्या दुसऱ्या ऍटमचा इलेक्ट्रॉन आहे. इथं काय झालंय, दोन्हीही ऍटम मध्ये एक एक इलेक्ट्रॉन आहेत. दोन्हीही ऍटम मध्ये एक एक इलेक्ट्रॉन आहेत. ते दोन ऍटम वेगळे आहेत. पण हे दोन्ही ऍटम स्टेबल होण्यासाठी काय करत आहेत, एकमेकांसोबत कंबाईन होत आहेत आणि तिथं एक नवीन मॉलिक्यूल तयार होत आहे. आणि हे जे आहे, जो ऑरेंज वाला ऍटम आहे त्यानं ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन शेअर केलाय. तुम्ही जर त्या स्क्रीनवरती हात ठेवला तर त्या ऑरेंज वाल्या ऑर्बिट मध्ये ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन सुद्धा आलेला दिसतोय. ऑरेंजच्या ऑर्बिट मध्ये ग्रीनचा इलेक्ट्रॉन आलेला दिसतोय. आणि लेफ्ट साइडला तुम्ही जर हात ठेवला तर ग्रीन वाल्या ऍटम मध्ये ऑरेंज वाल्या ऍटमचा, त्या ऑर्बिट मध्ये ऑरेंज वाल्या ऍटमचा इलेक्ट्रॉन म्हणजे ऑरेंज इलेक्ट्रॉन आलेला सुद्धा आपल्याला दिसत आहे. म्हणजे काय होत आहे, त्या दोघांनी एकमेकांचे इलेक्ट्रॉन्स शेअर केलेले आहेत. त्या दोघांनी काय केलेले, एकमेकांचे इलेक्ट्रॉन शेअर केलेले आहेत, शेअरिंग केलेली आहे. जसं काही मुलं रूम शेअर करून राहतात, काही जण गाड्या शेअर करतात, आपण शेअरिंग रिक्षानं एका प्लेसवरून दुसऱ्या ठिकाणी जातो. तर हे सगळं काय शेअरिंगचा प्रकार आहे. तसंच इथं ऍटम काय करत आहे, ऍटम दुसऱ्या एखाद्या ऍटमचा एक इलेक्ट्रॉन शेअर करत आहे. कशासाठी करत आहे, कारण स्टेबल होण्यासाठी ते दुसऱ्या ऍटमचे इलेक्ट्रॉन शेअर करत आहे. अँड बाय शेअरिंग वन इलेक्ट्रॉन इट कंबाइन्स विथ द अनदर atom. Thus the combining capacity of hydrogen it is of 1 electron. Nothing but its valency is 1. Nothing but its valency is 1. म्हणजे व्हॅलेन्सी ही टर्म आपल्याला जर पाहायची झाली, in that case we have to observe that any atom by losing one electron it may combines with another atom, by accepting electron, by gaining electron it may combines with another atom, by sharing electron it may combines with another atom. Hence by losing, gaining or sharing electron it combines with another atom. And this combining tendency of an element, combining capacity of an element, it is called as valency. ही कंबाईन होण्याची जी कॅपॅसिटी आहे, किती इलेक्ट्रॉन्स दिल्यावर तो कंबाईन होतो दुसऱ्या ऍटम सोबत, तर तिथं त्याची व्हॅलेन्सी ही रिफ्लेक्ट होत जाते. ठीक आहे, लक्षात येते काय सांगत आहे? हो सर. चला समोर जाऊया. कार्बन मध्ये कसं असतं काय काय सर, कार्बन कसं शेअरिंग करतो इलेक्ट्रॉन? थोडस थांबावं लागेल बाळा, कारण काय माहितीये का, आपण एकदम माझं एक नेहमीचं उदाहरण काय असतं, जन्मलेल्या बाळाला भाकरी खाऊ घालायची का नाही, हळूहळू असं आपण स्टेप बाय स्टेप आपण जर गेलोत ना, आपल्याला मुद्दे समजून घ्यायचेत का प्रश्नच विचारत राहायचेत, हो की नाही? मी सगळ्यांचं सांगेल, पण आपण पहिल्यांदा लर्निंग करून घेऊयात आणि लेक्चरच्या शेवटी आपण प्रश्न घेऊयात चर्चेला, हो की नाही? प्रश्न पडत आहेत, मी प्रश्न विचारू नका असं म्हणत नाहीये, तुम्ही लिहून ठेवा आणि सगळ्यात शेवटी विचारा. म्हणजे काय होईल, आपल्या ज्या फ्लो मध्ये सगळ्या गोष्टी माझ्या जर त्याच्यात तुमचं उत्तर जर आलं तर ठीक आहे, स्टेप बाय स्टेप मध्ये गेल्यानं तुम्हाला सगळ्या गोष्टी कळत जातील, हो की नाही? व्यवस्थित समजून घेतलं पाहिजे, आपल्याला पाठांतर करायचं नाहीये, समजून घ्यायचंय, त्यासाठी ह्या सगळा खटाटोप चालू आहे. ठीक आहे, आता समोर बघूयात. आता डिफरंट atoms combines with another element or atom by the loss of electrons or gain of electrons or sharing of electrons. म्हणजे काय सांगितलंय की जे वेगवेगळे atoms आहेत, कधी ते इलेक्ट्रॉन्सचा लॉस करून कंबाईन होतील, कधी गेन करून कंबाईन होतील, कधी शेअरिंग करून. जसं आता वरचे उदाहरण बघितले, सोडियम इलेक्ट्रॉन्स लूज करून कंबाईन होतोय, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करून कंबाईन होतोय, हायड्रोजन इट इज कंबाइनिंग बाय शेअरिंग द इलेक्ट्रॉन्स. लाईकवाईज इन दिस केस नाउ वी आर टेकिंग डिफरंट एक्झाम्पल्स. बघा आता इथं वेगवेगळे एक्झाम्पल बघा. सोडियम इट इज हॅव्हिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281. सोडियम shows व्हॅलेन्सी इज इक्वल टू 1. आता इथं बघा काय झालंय, 1 व्हॅलेन्सी का आली आहे हे आता आपण इथं बघत आहोत. बघा लेफ्ट साइडला सोडियमच्या खाली 281 आहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, म्हणजे प्रोटॉनची संख्या 11 आहे, इलेक्ट्रॉनची संख्या 11 आहे. पण ज्यावेळेस त्याने एक इलेक्ट्रॉन लूज केला, त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनची संख्या किती झाली, 10 झाली.
आणि प्रोटॉनची संख्या किती राहिली? 11च राहिली. म्हणजे कितीने प्रोटॉनची संख्या जास्त इलेक्ट्रॉनच्या संख्येपेक्षा? एक ने आहे. एक नाही, sir. म्हणून त्याच्यावर व्हेरी गुड. तर त्या एक पॉझिटिव्ह चार्ज जो की प्रोटॉनवर पॉझिटिव्ह चार्ज असतो, इलेक्ट्रॉनवर निगेटिव्ह चार्ज असतो. मग पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल कितीनं जास्त आहेत? 1 न जास्त आहे, म्हणून सोडियमवर एकच पॉझिटिव्ह चार्ज आपण रिप्रेझेंट केलेला आहे. वी आर रिप्रेझेंटिंग बाय सिंगल positive charge or unit positive charge. Why we are representing? In this case, after losing electron, the number of protons, it is more by one number as compared with the number of electrons. Hence, we are representing it as sodium unit positive charge, sodium with unit positive charge. Likewise, magnesium, after losing 2 electrons, it shows +2 charges over magnesium atom. Why we are representing +2 charges? Because in magnesium atom, it is having 12 protons and 12 electrons, but after the loss of 2 electrons, the number of protons in magnesium ion, it is more by 2 numbers as compared with the number of electrons. Hence, it shows die positive charges over magnesium atom. आपण दोनच पॉजिटिव चार्ज का दाखवले? हम दो ही पॉजिटिव चार्जेस क्यों दिखा रहे हैं? इसका मतलब ये है, दो पॉजिटिव चार्जेस का मतलब यही है, उनके अंदर प्रोटॉन का नंबर 2 से ज्यादा है एज कंपेयर्ड विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Hence we are representing it as a Mg++. By losing that 2 electron, it combines with another atom. Hence it shows the valency is equal to 2. Okay, are you getting? Okay. Yes, sir. Sir. Likewise, aluminium, it is having 3 electrons. In first shell 2, in second shell 8, in third shell 3 electron. Nothing but it is having atomic number 13. Nothing but it is having 13 protons and 13 electrons. But after losing 3 electrons, it number of protons remains as it is, undisturbed, that is 13 protons, but electron numbers, it is decreased by 3, and hence it shows 3 positive charges, because number of protons, it is more by 3 numbers as compared with the number of electrons. Hence the valency of aluminium, it is 3. By the loss of last shell electron, it combines with another atom. Hence, the shell from which it loses the electron, it is known as valence shell. देखिए यहाँ पे एक टर्म नीचे क्या लिखी गई है? वैलेंस शेल. वैलेंस शेल यानी क्या है? जो लास्ट शेल रहती है, जिसका इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो एटम कंबाइन हो जाता है, उस शेल को वैलेंस शेल कहा जाता है. और जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो लास्ट शेल में से ही होता है. एंड हेंस दैट टर्म which is called as combining capacity of an element, it is called as valency. वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उसका लॉस या गेन होने की वजह से, लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, उसकी वजह से उसको वैलेंसी कहा गया है. और उस शेल को क्या कहा गया है? वैलेंसी शेल या वैलेंस शेल, दोनों टर्म वहां पे रहते हैं. आगे देखते हैं. इन केस ऑफ नॉन मेटल्स, देखिए और एक पॉइंट मेरा बताना रह गया. ये सभी जो है मेटल्स है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये तीनों क्या है? सभी मेटल्स है. ये ध्यान में आपको रखना है. जनरली मेटल्स, they are having less than 4 electrons in its last shell, and the atoms which are having less than 4 electrons in its last shell, they are having a tendency to lose electrons. They are having a tendency to lose electrons. उनकी क्या टेंडेंसी रहती है? इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी उनकी रहती है. तो जनरली मेटल्स, सभी के सभी मेटल्स क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स लूज करके कंबाइन होते रहते हैं. इलेक्ट्रॉन्स लूज करके वो कंबाइन होते रहते हैं, और कंबाइन कैपेसिटी उसकी वहीं पे तय होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज करते हैं. यानी मेटल्स सब इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे. अब हम आगे चलते हैं नॉन मेटल्स की तरफ. इन केस ऑफ नॉन मेटल्स, दे कंबाइंस विथ एटम, एक एटम के साथ या
बहुत सारे एटम्स के साथ वो कंबाइन होते हैं। जनरली जो नॉन मेटल रहते हैं वो मेटल के साथ कंबाइन होते हैं बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वो एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए, क्लोरीन एटम जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो क्लोराइड बन जाता है और उसकी कंबाइन होने की कैपेसिटी एक इलेक्ट्रॉन की है, उसकी कंबाइन होने की कैपेसिटी एक इलेक्ट्रॉन की है। जब न्यूट्रल क्लोरीन एटम है वहां पे प्रोटॉन की संख्या 17 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद प्रोटॉन की संख्या 17 ही रहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है, इजाफा हो जाता है। वो इजाफा कितने से है? एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन नंबर से, इट इज हैविंग मोर बाय 1 नंबर, एंड हेंस वी आर गिविंग अ यूनिट नेगेटिव चार्ज ओवर क्लोरीन एटम. Why we are representing a single negative charge over chlorine? Because by accepting one electron, number of electrons, it is more by 1 number as compared with the number of protons. Hence, we are showing it by unit negative charge. We are showing it by unit negative charge. In another case, oxygen having electrons 2,6. and it accepts 2 electrons and it combines with oxygen and acquires by accepting 2 electrons, oxygen acquires a unit di-negative charges and combines with another atom and shows valency is equal to 2. देखिए, न्यूट्रल ऑक्सीजन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 प्रोटॉन्स है. By accepting 2 electrons, now the electron number, it is more by 2 numbers, and hence it shows electrons 2 negative charges over oxygen atom because it is more by 2 numbers. More 2 electrons are present in case of oxygen, and hence we are showing it as a di-negative charges over oxygen atom. ऑक्सीजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से उसके ऊपर 2 निगेटिव चार्जेस हम दिखा रहे हैं, यानी उसकी वैलेंसी 2 है. By the gain of 1 or 2 electrons, it combines with another atom. Hence, the shell in which it accepts electrons, it is known as valence shell. फिर वही हम बता रहे हैं, जिस सेल में इलेक्ट्रॉन्स के एडिशन हो रही है उस शेल को हम वैलेंसी शेल कह रहे हैं या वैलेंस शेल कह रहे हैं, और उस वैलेंसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, यानी वो एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो रहा है. उसी वजह से उस एटम की या एलिमेंट की कंबाइन होने की कैपेसिटी उतने इलेक्ट्रॉन्स की है जितने इलेक्ट्रॉन्स वो एक्सेप्ट कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन्स वो एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ दैट एलिमेंट. चलो आगे देखते हैं. अभी तो हमने पहले मेटल्स देख लिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सब इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं. फिर यहाँ पे क्लोरीन, ऑक्सीजन देख चुके हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं. उसके आगे आगे क्या है? 2 क्लोरीन एटम्स है, 2 क्लोरीन एटम्स है. अब देखिए वहां पे क्लोरीन के अंदर लास्ट शेल के अंदर वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है. वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है. दोनों भी क्लोरीन एटम के वैलेंस शेल में, लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है. वो दोनों क्लोरीन एटम, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, मैंने 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं लेकिन उनमें से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और वहां पे बन जाएगा क्लोरीन मॉलिक्यूल, जहां पे हर एक क्लोरीन की वैलेंसी होगी 1. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन सा भी क्लोरीन एटम लूज नहीं कर रहा है और दूसरा कौन सा भी एटम गेन नहीं कर रहा है. तो यहाँ पे एक दूसरे के साथ शेयरिंग हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है. एक दूसरे के साथ शेयरिंग होने के बाद यहाँ पे हर एक क्लोरीन एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो रहा है, यानी यहाँ पे क्लोरीन की कंबाइनिंग कैपेसिटी नथिंग बट वैलेंसी ये 1 है. दूसरी जगह, दूसरे एग्जांपल में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में ला रहा है, यानी वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके, जैसे हमने ऊपर था
ऊपर एक एग्जांपल में देखा था, सर आवाज नहीं येते. सर स्क्रीन नाही दिसत आहे. सर स्क्रीन दिसत नाही. माईक बंद करा, माईक बंद करा. सर माइक बंद करा रे. हेलो, आ रही है? हाय सर. यस सर. यस सर. स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस सर. येस सर. स्क्रीन दिसत आहे माझी? येस सर. येस सर. नाही सर. अरे काय तुमचं तुम्ही फिक्स तर सांगा मला काय. सर आम्हाला नाही दिसत आहे. बर, सर दिसत आहे. सर दिसते सर. अडकतोय सर. फ्रेंड्स माईक बंद करा, फ्रेंड्स माईक बंद करा. बर दिसतीये आता सर. दिसतीये का स्क्रीन? सर दिसते. हा दिसते. काय सर. दिसत? सर एकदम क्लिअर दिसतंय सर आता. हायड्रोजन ऍटमचं दिसत आहे का? हो सर. दिसतंय सर. हो हा. सर. हो सर. बघा ह्यामध्ये कसं झालेलं आहे की दोन ऍटम एकमेकांचे हो, सर. इलेक्ट्रॉन्स एक एक शेअर केल्यामुळे ते स्टेबल झालेले आहेत. अगदी तसंच इथं क्लोरीनचं सुद्धा तसं एक एक इलेक्ट्रॉन शेअर करून लास्ट शेल मध्ये 7 इलेक्ट्रॉन्स आहे. ऑल्दो इट इज हॅव्हिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स, बट फॉर द कंबाइनिंग with another chlorine atom, it is in need of only 1 electron. Hence, by sharing 1 electron with another chlorine atom, it combines with another atom and forms chlorine molecule. Hence, in the chlorine molecule, valency of each chlorine atom is of 1 electron. Hence, its combining capacity it is 1. ऑक्सीजन के अंदर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के अंदर दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है. उसकी वजह से वहां पे ऑक्सीजन की वैलेंसी हो रही है 2. यहाँ पे नाइट्रोजन के अंदर दूसरे नाइट्रोजन के साथ अगर उसको कंबाइन होना है तो उसकी कंबाइन होने की कैपेसिटी इट इज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स. By mutual sharing 3 electrons with another nitrogen atom, each nitrogen atom gets stabilized and hence its combining capacity it is of 3 electrons in case of nitrogen molecule. यहाँ पे देखिए नीचे एक एग्जांपल लिखा है. CO2 2 ऑक्सीजन दिखाए हैं और एक कार्बन दिखाया है. यहाँ पे एक लेफ्ट वाला ऑक्सीजन है, एक राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन है और बीच में कार्बन है. लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के साथ कार्बन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और राइट वाले ऑक्सीजन के साथ कार्बन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, लेकिन खुद के वो चारों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में ला रहा है. उसकी वजह से हर एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, because it is sharing only 2 electrons with neighboring atom, and कार्बन की वैलेंसी 4 है क्योंकि वो अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स 2 राइट वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है और 2 लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है. यानी उसके चारों भी इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में आ रहे हैं. यानी कार्बन की कंबाइन होने की कैपेसिटी कितनी है? 4 है. कार्बन की कंबाइन होने की कैपेसिटी कितनी है? 4 है. और ऑक्सीजन की कंबाइन होने की कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की है. दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है. अब देखिए
किसी स्टूडेंट ने पूछा था कार्बन की वैलेंसी कितनी आएगी, तो यहाँ पे उसका जवाब हमें मिल रहा है कि कार्बन की वैलेंसी, because it is not a metal, not a non-metal, but as it is having only 4 electrons and therefore उसकी टेंडेंसी क्या हो सकती है, उनका जो सवाल था बहुत ऑब्वियस था, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप अगर नहीं जाते हैं तो हमें वो पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे कार्बन दोनों भी इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर करेगा और चारों भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और कंबाइन होने के लिए, स्टेबल होने के लिए उसको चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे और उसके बाद ही वो कंबाइन हो पाएगा, यानी उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 4 है। वो भी बताता हूं मैं डिटेल में, पूरा बताता हूं कैसे होता है, क्या होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हुए अगर जाएंगे तो हमें सब पता चलेगा। देखिए अब ये जो वैलेंसी है, वैलेंसी की डेफिनेशन हमने पढ़ी है। वैलेंसी यानी क्या है? इट इज नथिंग बट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अब वैलेंसी कैसे कैसे मिलती है? इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करने के बाद मिलती है, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद मिलती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने के बाद मिलती है। जनरली इलेक्ट्रॉन्स कौन लूज करता है? तो जो मेटल्स है पीरियोडिक टेबल में या नेचर में, वो सब मेटालिक एलिमेंट्स, एटम्स, वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके कंबाइन हो जाते हैं। नॉन मेटेलिक एटम्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कंबाइन हो जाते हैं और नॉन मेटेलिक एटम्स ही वहां पे शेयरिंग करके भी कंबाइन हो सकते हैं। यानी नॉन मेटेलिक में जरा सा स्कोप है। कुछ नॉन मेटल्स ये इलेक्ट्रॉन गेन करके कंबाइन हो रहे हैं और कुछ नॉन मेटल्स ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके कंबाइन हो रहे हैं। यानी थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस क्या है? डिपेंडिंग अपॉन विच एटम इट इज कमिंग क्लोजर, in on that condition the previous atom it will act। यानी क्लोरीन के बाजू कौन आ रहा है? सोडियम आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेकिन क्लोरीन के बाजू क्लोरीन ही आ गया तो वो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। हालांकि ये हमारी ही टेंडेंसी है, नेचर की टेंडेंसी है। कौन सा दोस्त आ रहा है, कौन सा रिलेटिव आ रहा है, उस हिसाब से हम अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। हमारे दोस्त के साथ अलग बिहेव करते हैं, भाई के साथ अलग बिहेव करते हैं, पिताजी के साथ अलग बिहेव करते हैं, बाहर के अंकल जो है उनके साथ बिहेव अलग करते हैं। यानी हर एक आदमी के साथ हमारा नेचर अलग अलग रहता है। उसी हिसाब से ये जो एटम्स है, क्लोरीन के बाजू अगर सोडियम आ गया तो क्लोरीन अलग से बिहेव करेगा, क्लोरीन के बाजू क्लोरीन ही आ गया तो वो अलग से बिहेव करेगा और वो कंबाइन हो जाएगा। उसी तरह से जैसे हम कंबाइन हो जाते हैं किसी प्रोग्राम के अंदर, उसी तरह से वो भी कंबाइन हो रहा है एक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है टाइप्स ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी के जो प्रकार है वो हमें देखने हैं, टाइप्स देखने हैं। तो फर्स्ट टाइप है इलेक्ट्रोवैलेंसी और सेकंड जो टाइप है वो है कोवैलेंसी और इलेक्ट्रोवैलेंसी। ऐसे दो टाइप्स है, प्रकार है वैलेंसी के। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी मायने क्या है वो देखेंगे। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी म्हणजे काय, व्हाट इज बाय इलेक्ट्रोवैलेंसी, वी विल सी। वैलेंसी व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। देखिए, जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करने के बाद या इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद एक्वायर होती है, जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करने के बाद या इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद एक्वायर होती है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब देखिए, इलेक्ट्रोवैलेंसी में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, 3 एटम्स अपने लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं। नीचे दिखाई दे रहा है क्लोरीन, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में ऐड कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। और हमने पढ़ा है अभी इलेक्ट्रोवैलेंसी की डेफिनेशन कि इलेक्ट्रोवैलेंसी इज द ऑब्टेन्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब उसका फिर आगे डिफरेंशिएशन होगा, क्लासिफिकेशन होगा, क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी और नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंसी विच इज ऑब्टेन्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी सिर्फ जो इलेक्ट्रोवैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने के बाद मिलती है। यानी कौन सी इलेक्ट्रोवैलेंसी?
सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो उसकी वैलेंसी ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी बन गई। जो इलेक्ट्रोवैलेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने से मिलती है, यानी जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो जाता है, उसकी वैलेंसी को हम इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद जो वैलेंसी एक्वायर हो जाती है, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। सिमिलरली negative electrovalency, valency which is obtained due to gain of electrons, it is called as negative electrovalency। यहां पर देखिए क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं। इन दिस केस क्लोरीन एंड ऑक्सीजन एक्वायर्स नेगेटिव चार्जेस वैलेंसी बाय द एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो नेगेटिव चार्जेस दिखा रहा है या कंबाइन हो रहा है दूसरे एटम के साथ, यानी उसकी जो वैलेंसी दिखाई दे रही है इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद वैलेंसी दिखाई दे रही है, एंड हेंस दैट वैलेंसी इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। चलो फिर एक बार देखते हैं। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वैलेंसी दिखा रहा है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद वैलेंसी दिखा रहा है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद वैलेंसी दिखा रहा है, तो उसे हम पॉजिटिव वैलेंसी कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, तो उस पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी के फिर क्लासिफिकेशन हो गए। The valency which is obtained due to loss of 1 electron, it is called as +1 positive electrovalency. Valency which is obtained due to loss of 2 electrons, it is called as +2 positive electrovalency. Valency which is obtained due to loss of 3 electrons, it is called as +3 positive electrovalency. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद जो वैलेंसी एटम एक्वायर कर रहा है उसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी कह रहे हैं। तो वैलेंसी विच इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। व्हाट इज बाय पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी? Valency which is obtained due to loss of electrons. What is by valency? It is the combining capacity of an element. यानी ध्यान रखिए यहाँ पे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ही कंबाइन हो रहा है, तो उसकी वो कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी वैलेंसी है। As it is losing electron, hence it is called as positive electrovalency. As it is losing only 1 electron, hence it is called as +1 positive electrovalency. Likewise, magnesium, combining capacity of magnesium, it is of 2 electrons. As it is losing electrons, hence the valency which is obtained due to the loss of electrons, it is called as positive electrovalency. Valency, as it is losing 2 electrons, hence it is called as +2 positive electrovalency. Magnesium, it is showing the +2 positive electrovalency. Hence the combining capacity of that magnesium, it is +2. That is 2. It is of 2 electrons. And likewise, aluminum also, it is showing +3 positive electrovalency. Yes, कोई सवाल है? सर कार्बन गेन करतो का लूज करतो सर? इससे पहले मैंने बताया बेटा, यहाँ कार्बन लूज भी नहीं कर रहा है और गेन भी नहीं कर रहा है, वो शेयर कर रहा है। अब देखिए कार्बन कोणत्या इलेक्ट्रॉन वैलेंसी मध्ये जाईल? हाँ, अब देखिए अगर आप किसी दोस्त को पहचानते हैं जो रूम के अंदर रूममेट है, तो वो रूम पे किसका अधिकार रहता है? जो रूम लेके रह रहे दो मित्रजन रह रहे हैं, दोस्त रह रहे हैं, उनमें से किसका अधिकार है उस रूम के ऊपर? दोनों का है, दोनों का है। ठीक है, दोनों का है, क्योंकि वो रूम का जो रेंट है दोनों भी शेयर कर रहे हैं। स्टेबिलिटी क्यों आई? क्योंकि उनके तरफ उतने पैसे नहीं थे, नहीं तो वो खुद की एक रूम, वो अपने रूम के चार्जेस जो भी आपका मकान मालिक होगा उसको शेयर डोनेट करके वो रूम का हकदार हो जाता था। लेकिन वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके पास उतने पैसे ही नहीं थे, तो उन्होंने रूम शेयर कर ली। रूम शेयर कर ली यानी दोनों का अधिकार, दोनों दोस्तों का अधिकार उतना ही रहा। यहां पर भी कार्बन कभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा, कभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेगा।
सिर्फ वो शेयरिंग करेगा, क्योंकि उसके लास्ट शेल में ना तो 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, ना तो 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए अब वैलेंस शेल के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की तरफ ध्यान दीजिए। सोडियम में कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ एक है। मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? सिर्फ 2 है। एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? सिर्फ 3 है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सिर्फ 3 है। यानी ये तीनों मेटल्स है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स 4 से कम रहते हैं, उनको हम मेटल्स कहते हैं। उनकी टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स लूज करके कंबाइन होने की टेंडेंसी रहती है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी दिखाएंगे। देखिए ध्यान में रखिए, ऑल मेटल्स इट विल शोज पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। एंड यहाँ पे नीचे ये एग्जांपल है क्लोरीन एटम का, ऑक्सीजन एटम का। क्लोरीन क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन के अंदर, उसके अंदर वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है यानी ही उसके टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स लेने की है, ना कि देने की। इसी वजह से जो एटम जिनके लास्ट शेल के अंदर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, और जो एटम्स जिनके अंदर लास्ट शेल के अंदर 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे, लूज करेंगे। यानी जिन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 से कम है उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करने की है। जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 से कम है उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की है, यानी निगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी उनकी रहती है हमेशा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लास्ट शेल। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो -1 निगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करेगा। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो -2 निगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी वो गेन करेगा। ठीक है, आ रहा है ध्यान में? कई लक्ष्य देते का? यस सर, यस सर, यस सर। यस सर. डाऊट असेल तर विचारत जा. फक्त आपण थोडस एंडिंगला आलोत ना त्यावेळेस जर प्रश्न विचारले म्हणजे सगळे कंटेंट माझे कव्हर झालेत आणि काही कंटेंटवर तुम्हाला प्रश्न असतील तर विचारू शकता, काही अडचण नाही. फक्त आपला उद्देश काय की क्लिअर करणे, डाउट्स क्लिअर करणे, डाउट्स घेऊन समोर जायचं नाहीये. आता नेक्स्ट कोव्हॅलेन्सी. कोव्हॅलेन्सी, व्हाट इज मीन बाय कोव्हॅलेन्सी? Valency which is obtained by mutual sharing of electrons, it is known as covalence. हाँ, कोई सवाल है क्या? हेलो हाँ नाही नो सर, हाँ तुम्ही काहीतरी बोलत आहात आणि म्यूट तुमचा माईकही चालू आहे तर त्याच्यामुळे काहीतरी आवाज येतो. हाँ ठीक है. वैलेंसी विच इज ऑब्टेन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज नोन एज कोवैलेंसी. इससे पहले भी हमने एग्जांपल देखा था. 2 हाइड्रोजन एटम्स है और हाइड्रोजन एटम हर एक दूसरे एटम का, नेबरिंग एटम का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो स्टेबल हो रहा है. दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम. एंड in this case it is we can call it as it is having covalency is equal to 1. Each hydrogen atom it shows covalency is equal to 1. Similarly, chlorine atom it also get combines with another chlorine atom by sharing 1 electron of another chlorine atom. Hence its combining capacity it is of 1 electron and covalency is equal to 1. इन केस ऑफ वाटर, देखिए यहाँ पे हमने वाटर दिखाया है. 2 हाइड्रोजन एटम्स है और एक ऑक्सीजन एटम है, और हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है. हाइड्रोजन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से वो कंबाइन करेगा और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा. हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन से वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है. यहाँ मेरा हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दिखाना रह गया है, तो वो वहां पे हर एक हाइड्रोजन की तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन है और वो ऑक्सीजन का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेके कंबाइन हो रहा है. यानी ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की हो गई, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर कर रहा है 2 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ.
और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। हर एक हाइड्रोजन, each hydrogen sharing one electron of oxygen, hence combining capacity of hydrogen is 1, covalency of hydrogen is 1 and covalency of oxygen it is 2। ध्यान में आ रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन तो 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके अपने खुद के 2 इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एटम के साथ वो शेयर कर रहा है, यानी उसकी कंबाइन होने की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। हेंस covalency of oxygen it is of 2 while the covalency of hydrogen it is 1। सर एक बार फिर से समझाओ ना। हाँ, मैं एक आगे वाला पॉइंट लेता हूँ बेटा, तो वो आपको सब कवर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या मांजरा क्या चालू है, ये गड़बड़ क्या चालू है हर एक एटम की, क्योंकि नेचर में कुछ ना कुछ तो चालू है, उसको हम किसी रूल के अंदर, प्रिंसिपल के अंदर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे पहले आगे जाए, ये रूल हम पढ़ लेते हैं। देखिए, तो आपने सभी ने पढ़ा है ऑक्टेट रूल। व्हाट इज दैट रूल? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्वायर टू गेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने की टेंडेंसी हर एक एटम की है। क्या कह रहा हूं मैं? हर एक एटम की टेंडेंसी क्या है? अपने लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स लाना है उनको? 8 इलेक्ट्रॉन्स लाना है। 8 यानी क्या है? वो मैजिक नंबर है। कौन सा मैजिक नंबर है? वो इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर है मेरे लास्ट शेल के अंदर, तो मैं स्टेबल बन जाऊंगा, मेरी स्टेबिलिटी ज्यादा है। आपकी स्टेबिलिटी कौन सी है? मैं बचपन में था तो मुझे ऐसा लगता था मेरा एक घर हो, मेरे पास एक बड़ी कार हो, मुझे एक अच्छी नौकरी हो, तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। ये मेरी स्टेबिलिटी की डेफिनेशन थी। तो यहाँ पे नेचर में स्टेबिलिटी की इन एटम्स के साथ डेफिनेशन कौन सी हो गई कि ये एटम्स अगर इनके लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स लाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएंगे। सही है? तो ये उसका मीनिंग है। ठीक है? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कभी वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके 8 इलेक्ट्रॉन्स लाएंगे, कभी इलेक्ट्रॉन्स गेन करके 8 इलेक्ट्रॉन्स लाएंगे, और इट इज शेयरिंग, बाय शेयरिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स लाएंगे और वो स्टेबल बन जाएंगे। या कौन सा एटम अगर छोटा है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम विथ 1 शेल टू गेट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स लास्ट शेल। अगर एटम बहुत छोटा है तो वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में लाने का प्रयास करेगा, कोशिश करेगा। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लाता है, हेंस वो स्टेबल हो गया। यानी आगे क्या लिखा है मैंने? इट अटेन्ड नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। हमने पढ़ा है कि लास्ट कॉलम में हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, जो पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ चुके हैं। तो ये सभी के सभी कौन से मेटल्स, कौन से गैसेस कहा जाता है इनको? नोबेल गैसेस कहा जाता है। नोबेल गैसेस यानी क्या है? इनर्ट गैसेस, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स लूज भी नहीं करते, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन भी नहीं करते, वो स्टेबल रहते हैं। यानी वो स्टेबल रहते हैं। नेचर में नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉन्स लूज भी नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स गेन भी नहीं करते, और ये सभी जो है एटम्स वो ऑक्टेट रूल प्ले कर रहे हैं, यानी वो 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के बाद वो जैसे नोबेल गैसेस है वैसे वो स्टेबल हो जाते हैं, वैसे वो स्टेबल हो जाते हैं बाय कंबाइनिंग विद द अनदर एलिमेंट। स्टेबल होने के लिए वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो जाते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। डुप्लेट रूल भी वही बता रहा है। डुप्लेट रूल क्या बता रहा है? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम with 1 shell to get 2 electrons in its shell, hence it acquire nearest inert gas configuration। ठीक है, अब फिर एक बार देखते हैं ये मैजिक नंबर की गड़बड़ हमें समझ में आ रही है या नहीं। देखिए सोडियम एटम में लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने की कोशिश अगर सोडियम करेगा तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स कोई भी नहीं देगा। 7 इलेक्ट्रॉन्स देने वाला डोनर कोई भी नहीं है नेचर में, तो ये क्या बन जाएगा? खुद डोनर बन जाएगा। ठीक है,
खुद डोनर बन जाएगा और वहां पे सोडियम आयन बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया। और सोडियम आयन के नीचे मैंने क्या लिखा है 2,8। 2,8 यानी क्या, उसके लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यानी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। It is the tendency of sodium atom to acquire 8 electrons in its last shell, nothing but it is obeying octet rule. It is obeying octet rule. By losing 1 electron, now it is having 8 electrons in its last shell, nothing but it is obeying octet rule and shows +1 पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों लूज कर रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं लूज कर रहा, उसका मतलब ही है कि सोडियम अगर एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो स्टेबल हो रहा है। क्यों स्टेबल हो रहा है, क्योंकि उसकी लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद वो स्टेबल बन रहा है। उसी तरह मैग्नीशियम, उसके अंदर टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद इट एक्वायर्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, वो स्टेबल बन गया। नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सा हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन का नियॉन। ऊपर भी सोडियम के अंदर भी, अब उसके अंदर सोडियम आयन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स बन गए, 2,8 यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। 10 इलेक्ट्रॉन्स वाला इनर्ट गैस कौन सा है, नियॉन। यहाँ पे मैग्नीशियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बन गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स बन गए, यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स वाला इनर्ट गैस कौन सा है, नियॉन गैस है। उसी तरह एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। एंड नाउ इट इज अटेंडिंग नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी जब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा वो किसी अनदर एटम के साथ कंबाइन हो रहा है और कंबाइन होने की कैपेसिटी 3 है। as it is acquired by the loss of electrons, hence it is called as +3 positive electrovalency। और 3 इलेक्ट्रोवैलेंसी ही क्यों एल्यूमिनियम दिखा रहा है, because for the stability of that aluminium it is losing 3 electrons। for the stability of aluminium it is losing 3 electrons, and by losing 3 electrons it acquires 8 electrons in its last shell and attains nearest inert gas configuration of neon gas। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं? यस समझ में आ उसी Yes, तरह yes, से sir, yes। यहाँ पे देखिए क्लोरीन में क्या हो गया, क्या धमाल है। देखिए क्लोरीन के अंदर लास्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है, उसे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 8 इलेक्ट्रॉन का 8 नंबर, ये मैजिकल नंबर लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। उसी हिसाब से जब वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वहां पे उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाने के बाद वो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा यानी स्टेबल हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं, आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2+8+8 यानी 2,8 यानी 10 हो गए और 8 18 हो गए। 18 इलेक्ट्रॉन्स यानी आर्गन गैस में 18 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स यानी बाय एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन shows nearest inert gas configuration that is of argon, and now by accepting 1 electrons it attains it complete its octet। वो अपना खुद का ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है by accepting 1 electron and shows -1 negative electrovalency। वहां पे वो -1 नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी दिखाएगा और ऑक्टेट भी कंप्लीट होगा और नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसा उसका स्टेबिलिटी हो जाएगा। यानी इनर्ट गैसेस किसके लिए पॉपुलर है, स्टेबिलिटी के लिए। वो इनर्ट है, इनर्ट क्यों है, क्योंकि वो स्टेबल है। स्टेबल रहने वाला आदमी उछल कूद कभी करता है क्या, ध्यान में रखिए। जो भी बहुत सारे रिच पर्सन्स है, तो ये रिच पर्सन्स कौन से फैमिली से में है, कौन से फैमिली में से आए हैं? देखिए बहुत सारे रिच पर्सन्स ये बहुत सारे पुअर फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, क्योंकि रिच फैमिली में जो रिचनेस है उसके लिए वो स्टेबल है।
और बहुत सारे कम रिच पर्सन्स वो स्ट्रगल करते हैं, बहुत कम वाले रिच पर्सन स्ट्रगल करते हैं। स्टेबल। अंबानी कहाँ से आए थे? उनके पिताजी धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे काम करते थे, पता है ना? हमें पता है, पता है ये इतना इनका स्पिरिट कहाँ से आ गया, इनका इंस्पिरेशन मोटिवेशन कहाँ से आ गया? क्योंकि वो स्टेबल नहीं थे। स्टेबिलिटी के लिए आप जो कर रहे हो, फाइटिंग कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हो। और जब आपके पास कुछ भी नहीं होता है, वही एक मोटिवेशन का स्कोप है, चांस है आपको कुछ करके दिखाने का। ये हमेशा ध्यान में रखिए, हमें ही हम अनस्टेबल होने की वजह से ही हमें बड़ा होने की इजाजत भगवान ने हमें दी है। इस तरह से भी हम ये इस कंसेप्ट को कह सकते हैं। क्योंकि क्या है, देखिए यहाँ पे कभी ऑर्गन का लॉस और गेन नहीं देख रहे हैं हम, यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम, उसके तरफ 7 इलेक्ट्रॉन्स की कमतरता है, डिफिशियंसी है। वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके डोनर हो रहा है, बहुत बड़ा काम कर रहा है, उसकी तरफ ही इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, 7 इलेक्ट्रॉन्स उसको कोई भी नहीं दे रहा था, तो वो खुद क्या बन गया? 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता था आसानी से, तो वो डोनर बन गया। यहाँ पे क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, वो एक्सेप्ट करके वो भी एक्सेप्ट करके यहाँ पे कंबाइन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्टेट क्लोरीन का कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ऑक्सीजन नियरेस्ट नियॉन गैस शो कर रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। क्लोरीन by accepting 1 electron, it is showing the nearest argon gas configuration and gets stabilized and showing the nearest argon gas configuration and shows octet rule octet rule वो ओबे करेगा, शो करेगा, और लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के बाद वो स्टेबल बन रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना जो भी चालू है? यस सर। हाँ, अभी इससे पहले स्टूडेंट ने ये पूछा था कि सर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, ये पता नहीं चला। अब पता चला बेटा, क्यों हो रहा है ये पता चला। ये सब गड़बड़ी क्यों है? ये सब गड़बड़ी ऑक्टेट और डुप्लेट रूल, ये मैजिकल नंबर्स लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए हर एक एटम की टेंडेंसी है टू lose, to gain or to share the electrons for the completion of octet or duplet. क्यों कर रहे हैं? By accepting, by donating, by accepting means gaining, by donating means losing, or by sharing the electrons, it attains nearest inert gas configuration. वो attain क्या करेंगे? Nearest inert gas configuration अटेंड करेंगे और स्टेबल हो जाएंगे। और वो करने के लिए ये सब एटम एक तो लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, या तो शेयर कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, या फिर शेयर कर रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पे हमें पता चल रहा है। ठीक है सर? हाँ बोलिए सर थर्ड शेल की जो कैपेसिटी है वो 18 की है, तो सिर्फ वो 8 ही क्यों ये कर रहा है? देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, सही है आपका सवाल, बहुत सही है, लेकिन हम जो एटम्स देख रहे हैं हम उसी के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि बाकी के जो सारे क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हुए जब जाता है तब ये एक्सेप्शंस कैसे है, ये रूल क्यों फॉलो कर रहे हैं, या कोई कौन सा एटम रूल फॉलो अगर नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है, उसके अंदर अनदर प्रोबेबिलिटी, अनदर रूल क्या है, हम वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। याद में रखिए बेटा कि हम जो नेचर में एग्जिस्ट है उसको रूल में या प्रिंसिपल में या लॉ में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी साइंटिस्ट का काम है कि ये इसी तरह से इसकी अरेंजमेंट है, लेकिन दूसरा साइंटिस्ट क्या बोलता है, अरे ये नहीं, जैसे आपने सवाल पूछा कि इसके अंदर तो 18 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, आप जो रूल बोल रहे हो ये गलत हो गया, सही है। तो ये सब रिसर्च का परिणाम है, और हमें साइंस में थोड़ा सा डाउटफुल होने का हमें निमंत्रण भी दिया है और चैलेंज भी दिया है कि हमेशा आप डाउटफुल रहो। तो हमेशा डाउटफुल रहना है,
लेकिन एक कंसेप्ट लेते हुए जाना है। अगर वो नहीं रूल इम्प्लीमेंट नहीं होता है उस जगह पे, तो कौन सा रूल इम्प्लीमेंट होता है और कौन सा रूल बैठ सकता है क्या, ये प्रयास हमें करना चाहिए। ठीक है, तो कैसे कैसे रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं हम देखते हुए जाएंगे। आपका सही है, हर जगह पे ये ऑक्टेट रूल ओबे नहीं करता है, लेकिन जहां पे ओबे करता है वहीं हम एग्जांपल्स पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, और एक लास्ट पॉइंट है, वो करने के बाद मैं यहाँ पे स्टॉप हो जाऊंगा। यहाँ पे डेफिनेशन दी है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड की। The bond which is formed by loss and gain of electrons, it is called as electrovalent bond, or the bond which is formed by the transfer of electron, it is called as electrovalent bond or ionic bond. देखिए, जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन करने के बाद जो फॉर्म होता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और जो बॉन्ड फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर लेके उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। यानी दो डेफिनेशंस यहाँ पे एक ही टर्म की हमने बताई है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड मींस व्हाट? द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, यानी प्रोटॉन की संख्या 11 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है। जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इट एक्वायर्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एंड सिंगल यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करने के बाद इट शोज +1 पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्यों दिखा रहा है? By losing one electron, sodium attains nearest neon gas configuration, और neon gas configuration जैसा configuration गेन करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। क्लोरीन एटम एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन एंड शोज -1 नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्लोरीन एटम वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जो सोडियम ने रिलीज किया है, लूज किया है, और वहां पे यूनिट निगेटिव चार्ज बन जाएगा, यानी इट शोज -1 नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। और -1 नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी दिखाने के बाद वो नियरेस्ट आर्गॉन गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा, यानी वो स्टेबल बन जाएगा। देखिए, ये क्लोरीन एटम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के पहले उसे क्लोरीन एटम कहा गया है, और लूज करने के बाद जो आयन बन रहा है, चार्ज्ड एटम बन रहा है, उसको क्लोराइड आयन कहा जाता है। क्लोरीन आयन नहीं, क्लोराइड आयन कहा जाता है। और ये जो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड के ऊपर निगेटिव चार्ज है, when these positively and negatively charged atoms they held together by electrostatic force of attraction, देखिए इन दोनों में एक पॉजिटिव और नेगेटिव पोल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो दोनों आयंस एक दूसरे के साथ रहते हैं, मॉलिक्यूल बन जाता है। दे हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हेंस there is a formation of electrovalent bond और ionic bond। देखिए, सोडियम की प्रॉपर्टीज अलग थी, क्लोरीन की प्रॉपर्टीज अलग थी, लेकिन ये दोनों जब आयन के अंदर बन जाते हैं, सोडियम आप हाथ में नहीं ले सकते, क्लोरीन भी सूंघ नहीं सकते, बिकॉज दोनों पॉइजनस है, करोजिव है, सोडियम मेटल करोजिव है। आप हाथ में लिए तो आपका हाथ जल जाएगा पूरी तरह से, तो सोडियम हाथ में नहीं ले सकते। क्लोरीन गैस पॉइजनस है, आप इनहेल नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जब सोडियम क्लोराइड बन जाता है, आपके हर एक के किचन में सोडियम क्लोराइड, नमक, सॉल्ट, ये एग्जिस्टेंस में है, उनकी प्रॉपर्टीज ही, हाँ, उनकी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो गई। आफ्टर loss and gain of electron, it gets stabilized, but properties are changed. Properties of these elements means molecules, after loss and gain of electrons or by combining the electrons, it gets changed. तो जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का लॉस या इलेक्ट्रॉन का गेन करने के बाद तैयार हो जाता है, उनको कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। देखिए, यहां पे हम कह सकते हैं सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर दिया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर दिया,
Hence, second definition क्या बताइए? The bond which is formed by the transfer of electrons, it is called as electrovalent bond or ionic bond. The bond which is formed by the transfer of electrons, it is called as electrovalent bond or ionic bond. और पहली definition, the bond which is formed by the loss and gain of electrons. सिर्फ loss से नहीं होगा, काम नहीं चलेगा. जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है वो दूसरा एटम गेन करना जरूरी है, और उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब निर्माण हो जाएगा, उसके बाद में ही वो दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दोनों एक साथ रहेंगे. दे हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हेंस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, and hence this compound it is called as electrovalent compound और ionic compound. जिसके अंदर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड. और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे तैयार हो गया? इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हुआ है. जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और गेन हुआ है उसके अंदर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है. और उसी को हम दूसरी प्रकार से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का जहां पे ट्रांसफर हुआ है एक एटम से दूसरे एटम तक, जहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है वहां पे एस्टेब्लिश हुआ है, फॉर्म हुआ है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. एंड बाय द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सोडियम शोज +1 पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी, एंड बाय द गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्लोरीन शोज -1 नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी. इस प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तैयार हो जाता है या आयोनिक बॉन्ड तैयार हो जाता है. सबको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? Yes, sir. Yes, हाँ सर. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस मुझे एक डाउट है. Yes, sir. अगर कोई डाउट है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, पूछ सकते हो, ग्रुप के अंदर भी पूछ सकते हो. पर्सनल पे पूछोगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं आंसर तो दोनों तरफ दे सकता हूँ, लेकिन आपकी जो बच्चों की बाकी के अनवांटेड मैसेजेस की वजह से आजकल मैं नहीं देख रहा हूँ. तो आप कृपया करके जो मीनिंगफुल मैसेजेस है वही आप ग्रुप के अंदर प्लीज डालते जाइए, क्योंकि सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं. तो वो अटेंड करने के लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन जरूरी है. ठीक है, चलो चलो. मला एक डाऊट आहे. हॅलो सर. हाँ बोला, विचार. सर आपण पाहिलं होतं की मेटल्स हे जनरली इलेक्ट्रॉन्स लूज करतात आणि नॉन मेटल्स हे जनरली इलेक्ट्रॉन्स गेन करतात. तर मेटलॉइडची टेंडन्सी काय, मग ते गेन करतात का लूज करतात? मेटलॉइड्स आता जसं आपण बघितलं, मेटलॉइड्स मध्ये कोणत्या येतात? ज्यांच्यामध्ये 4च इलेक्ट्रॉन्स आहेत व्हॅलेन्स शेल मध्ये, बरोबर आहे? हा बरोबर आहे. जसं की कार्बन, सिलिकॉन, कार्बन फॅमिलीचे. ठीक आहे. आता मेटलॉइड्स कधी हे शक्यतोवर कार्बन सारखा, सिलिकॉन सारखा ऍटम काय करतात? इलेक्ट्रॉनशी शेअरिंगच करतात. मी तेच सांगितलं, कार्बनचा जो फॉर्म्युला आहे की ते लूजही करणार नाहीत, गेनही करणार नाहीत, पण शेअरिंग करतात. पण मेटलॉइड जर आपण म्हणलं तर कधी ते इलेक्ट्रॉन्स लूज करतील तर कधी इलेक्ट्रॉन्स गेन करतील. कधी ते मेटल सारखं बिहेव करतील, कधी ते नॉन मेटल सारखा बिहेव करतील. मी तेच म्हणलं, सुरुवातीला एक उदाहरण काय सांगितलं मी, की तुमच्या शेजारी कोण आलेला आहे, एखाद्या व्यक्तीबद्दल आपले चांगलं मत असेल तर आपण त्याच्याशी कंबाईन होत असताना हसून खेळून बोलतो, कंबाईन होतो. पण एखादा आपल्याला ज्याच्यासोबत आपली त्यांची वेव्हलेंथ मॅच होत नाही, पण आपल्याला नाविलाजानं कंबाईन व्हायचं आहे त्यांच्यासोबत, त्यावेळेस मग धुसफूस होते, नाराजगी असते. पण आपण काय, एखाद्या प्रोग्राम मध्ये एवढा प्रोग्राम करायचा, अटेंड करायचा आणि निघायचं. अशा पद्धतीने आपण त्या प्रोग्राम मध्ये त्यांच्यासोबत कंबाईन होतो. पण ह्याचा अर्थ असा नाहीये की कंबाईन होतच नाहीत. इथं काय होत आहे बघा, लक्षात घ्या, त्या ऍटमच्या शेजारी कोणता ऍटम येत आहे त्यावरून तो ऍटम इलेक्ट्रॉन्स लूज करत आहे का गेन करत आहे का शेअरिंग करत आहे, हे फार महत्वाचं आहे. कारण तुम्हाला आता थोड्या वेळापूर्वी मी दाखवलं की क्लोरीन ज्यावेळेस सोडियम सोबत आला त्यानं इलेक्ट्रॉन्स गेन केले, पण तोच क्लोरीन ज्यावेळेस दुसऱ्या क्लोरीन सोबत आला तर त्यानं क्लोरीन सोबत शेअरिंग केलं. म्हणजे त्याच्या शेजारी दुसरा ऍटम आला की त्यानं त्याचं बिहेवियर चेंज केलं. त्या पद्धतीनंच मेटलॉइड्स सुद्धा आहेत. त्या मेटलॉइड्सच्या शेजारी कोण आहे
त्यावरून ते इलेक्ट्रॉन्स गेन करायचं. इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस आले तर इलेक्ट्रॉन्स ते गेन करतील. इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस आली तर ज्यांच्याकडे इलेक्ट्रॉनची कमतरता आहे अशा जर स्पेसिस आल्या तर ते इलेक्ट्रॉन्स देतील, आणि ज्यांच्याकडे इलेक्ट्रॉन जास्त आहेत अशी स्पेसिस आली तर ते इलेक्ट्रॉन्स गेन करतील. अशा पद्धतीनं त्यांची अरेंजमेंट झालेली आहे. ठीक आहे, लक्षात येते काय अर्थ आहे? हो सर. हो सर. हो सर, प्रश्न समजलं, विचारा. आता समजलं. प्रश्न विचारणं खूप आवश्यक आहे. मला येत नसेल तर मी विचारून कोणाला तरी सांगेल, मी गुगल करून सांगेल, वाचून सांगेल, पण प्रश्न विचारा. प्रश्न थांबून ठेवू नका. एखादे शिक्षक प्रश्न विचारत नसतील तर तुम्ही दुसरीकडून उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करावा. एक प्रामाणिक सल्ला मी देत आहे. कारण तुमचे प्रश्न जर थांबले तर तुम्ही थांबलात. प्रश्न फार आवश्यक आहेत. प्रश्न विचारणं खूप आवश्यक गोष्ट आहे. चला, थँक्यू. उद्या लेक्चर घ्यायचं का? मी फक्त आज संध्याकाळी, जसा आज सकाळी टाकला ना मेसेज, तसाच उद्या सकाळी मी मेसेज टाकतो. जर माझं प्रेझेंटेशन झालं तरच मी लेक्चर घेईल उद्याचं. कारण काय, आपल्या अभ्यासक्रमाला जो काही ठेवलेले आहेत, मंथ एंडला आपलं टेस्ट आहे आणि त्या टेस्ट मध्ये MCQ टाईप मधले प्रश्न असतील. आपण सदसद विवेक बुद्धीनं उत्तर द्यायचे आहेत. सेन्स ऑफ ह्युमन शेअर करणार नाही तुम्हाला. तुम्हाला सगळे पॉइंट शेअर तुनच असतील. 100% प्रश्न त्याच्यावरच असतील, उत्तरे त्याच्यातूनच असतील. वाचल्याशिवाय तुम्हाला काहीही मिळणार नाही. तुम्ही तुमचे MCQs तयार करायचे. तर आवाज येत नाही. आवाज येत नाहीये. आवाज आता लेक्चर थांबूया आता आपण. म्हणजे काय, लेक्चर थांबवलं म्हणजे आवाज. सर हॅलो हॅलो सर, PDF सेट करताल का? सर आम्हाला PDF हो, सेंड लगेच. करा ना. हो, लगेच. हा सर. चालेल. सर नोबल गॅस कोणत्याही एलिमेंट सोबत रिएक्ट का करत नाही? टेबल असतात. का करत नाही? मोटिवेट केलं, हीट लावली, हीट वाढवली किंवा टेम्परेचर वाढवलं, प्रेशर वाढवलं तर ऑटोमॅटिक ते कंबाईन होतील. सर PDF. सर मला पण एक डाऊट होता. बोल बेटा. आली का PDF आली का? सर कार्बन हो सर. काय कार्बन का? सर कार्बन ऑक्सिजन सारखे जे आयटम्स असतात ते लूजही करत नाही आणि गेनही करत नाही, शेअरिंग करतात. मग त्यांच्यावर कुठला चार्ज असतो सर? ऑक्सिजन लूज करत नाही, गेन करत नाही असं कोण म्हणलं? ऑक्सिजन ज्यावेळेस काही ऍटम सोबत इलेक्ट्रॉन्स गेन करतो आणि ऑक्सिजनच्या शेजारी आला तो शेअरिंग करतो. ऑक्सिजन मॉलिक्यूल मध्ये बघितलं आपण. मग जेव्हा शेअरिंग करतात तेव्हा त्यांच्यावर कोणता चार्ज असतो? शेअरिंग करतात त्यावेळेस कोणताच चार्ज नसतो बेटा. शेअरिंग करतात त्यावेळेस कोणताही चार्ज नसतो. कार्बन शेअरिंगच का करतो? एखाद्याकडून घेऊ पण शकत नाही, देऊ पण चालेल. शकत नाही, असं का? चला उद्या. हा काय बेटा? इलेक्ट्रॉन्स तर कार्बन कोणत्याही एलिमेंट कडून घेऊ पण शकत नाही इलेक्ट्रॉन आणि देऊ पण शकत नाही, असं का? हा तेच सांगायचं बेटा. कार्बन ऍटम इलेक्ट्रॉन्स लूजही करत नाही, गेनही करत नाही, कारण त्याच्या लास्ट शेल मध्ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. जनरली आपण मेटल्स कोणते बघितले ज्यांच्या लास्ट शेल मध्ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. नॉन मेटल्स कोणते आहेत? ज्यांच्या लास्ट शेल मध्ये 4 पेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन्स आहेत. मग 4 पेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन्स ज्यांच्याकडे आहेत ते इलेक्ट्रॉन्स गेन करून, म्हणजे ऑक्टेट कंप्लीट करायला त्यांना फार कमी इलेक्ट्रॉन्सची गरज लागते. मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज का करत आहेत? कारण त्यांना ऑक्टेट कंप्लीट करायला इलेक्ट्रॉन्स लूज करायला केल्यावर त्यांचं ऑक्टेट आरामात कव्हर होतं, कंप्लीट होतं. तर त्याच्यामुळे त्यांची टेंडेन्सी काय आहे? इलेक्ट्रॉन्स लूज करण्याची आहे. तर त्याच्यामुळे मेटल्स हे इलेक्ट्रॉन्स लूज करत आहेत आणि नॉन मेटल्स हे इलेक्ट्रॉन्स गेन करत आहेत. आणि ज्यांच्या लास्ट शेल मध्ये 4च इलेक्ट्रॉन्स आहेत
ते इलेक्ट्रॉन शेअर करत आहेत, सहसा शेअर करत आहेत. ठीक आहे, चालेल. उद्या आता आपण, माझं जर झालं तर ग्रुपवर मी शेअर करेल लिंक आणि सांगेल तुम्हाला टाइम, कोणत्या टाइमला लॉग इन करायचंय, त्यानुसार आपण लॉग इन होऊयात. ठीक आहे, भेटूयात. धन्यवाद. यस सर, थँक्यू सर. एक थँक्यू सर, थँक्यू सर. बाय सर. बाय सर, सी यू अगेन सर. बाय सर. बाय सर. हो ना. हॅलो. हा बोला. हॅलो. हॅलो. बोला. हॅलो. सर गेले का? आहे बोला. बोल रे बेटा. ते मुलांना सर, विचारायचं होतं, तुम्ही ते साहित्य आणलं का? काय बेटा? सर जर एखादा जर इलेक्ट्रॉन्स गेन करत असेल, समजा जर क्लोरीन गेन करत असेल तर ते कोणाकडून घेतो? त्याच्या जवळ कोण आलंय? क्लोरीनच्या जवळ. क्लोरीनच्या जवळ जो ऍटम आलाय त्याच्याकडून गेन करेल. बरं, क्लोरीनला किती इलेक्ट्रॉनची गरज आहे? फक्त एका इलेक्ट्रॉनची गरज आहे ऑक्टेट कम्प्लीट करायला. त्याच्याकडे 10 इलेक्ट्रॉन्स असतील तर त्यानं 10 इलेक्ट्रॉन्स घेईल का क्लोरीन? नाही बाबा, त्यानं म्हणेल मला एकाच इलेक्ट्रॉनची गरज आहे. कशासाठी? कारण एक इलेक्ट्रॉन घेतलं की त्याचं ऑक्टेट कम्प्लीट होऊन चाललं. तर त्याच्या बाजू जे आयटम राहील ते त्याला गेन करीन का? हा, त्याच्या बाजूला कोणता आयटम आहे त्यानुसार तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेल. त्याला जितके इलेक्ट्रॉन्स कमी पडले ते घेईन ते. नाही, किती इलेक्ट्रॉन्स कमी पडलेत? क्लोरीनच्या लास्ट शेल मध्ये 7 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, म्हणजे त्याला कमी किती पडलेत? एका इलेक्ट्रॉनची गरज आहे, म्हणून एकच सर. इलेक्ट्रॉन घेईल. भले ओके त्याच्या सर. बाजूला असा मेटल अल्युमिनियम जर आला त्याच्या बाजूला, हो सर. त्यानं 3 इलेक्ट्रॉन देणार आहे, पण क्लोरीनला किती इलेक्ट्रॉनची गरज आहे? एकाच इलेक्ट्रॉन. मग क्लोरीन ऍटम काय म्हणेल? मला एकच इलेक्ट्रॉन बस रे बाबा. एक ऍटम एकच इलेक्ट्रॉन घेईल आणि ऑक्टेट कम्प्लीट करेल. हो सर. हा, लक्षात आलं का? हो सर. हो सर. थँक्यू सर. ओके, राईट. सर उद्या फ्रायडे तरी लेक्चर केव्हा होणार? अरे मी काय म्हणत आहे, माझं जर पॉवर पॉईंट वगैरे झालं, असं प्रेझेंटेशन असं केलं की तुम्हाला बऱ्यापैकी कळतं ना काय चालू आहे काय नाही. मी कंटेंट बऱ्यापैकी लिहिलेले असतात त्याच्यात, हो की नाही? कारण की तर 1 मग वाजता अटेंड होत नाही काही काय पोराला. काय काही 1 मुलांना वाजता काय? 1 वाजता लेक्चर आहे ना, अटेंड होत नाही सर, कारण की फ्रायडे ना उद्या. बर, तुमचं लेक्चर कधी नसतं उद्याचं? तर उद्या 11:30चं एक लेक्चर तुमचंही राहतं सर, ते केमिस्ट्रीचं 11:30 वाजता. उद्या केमिस्ट्रीचं नाही रे, उद्या आपले 3 मॅथ्स. लेक्चर झाले ना. हो सर, उद्या मॅथ्स आहे, पण ते सर अजून मॅथ्सचं लेक्चर घेऊन नाही राहिले सर. बर, मग 11:30ला असतं का त्यांचं? हो सर, त्यांचं 11:30ला असतं मॅथ्सचं ना. बरं ठीक आहे, मला तोपर्यंत जर जमलं तर मग मी करून घेतो आणि तुम्हाला तसा मेसेज टाकतो. फक्त ग्रुपमध्ये लक्ष द्या थोडस. हा, हो सर. थँक्यू. माझा मेसेज आला की लगेच जॉईन करायचं लिंकला. हो सर. आता ह्या लिंक वरच करूयात आपण. हो चालेल. चांगली नाही. हा, सोपं झालं. चालेल सर. ओके, थँक्यू. बाय सर. बाय. थँक्यू सर. बाय. सी यू अगेन. सगळ्याला समजलं का रे मित्रांनो? हो सर, समजलं. आदित्यला समजलं का?
हॅलो मित्रांनो, हॅलो हॅलो. हा बोल ना. अरे तुम्ही ते साहित्य आणलं का ते औरंगाबादून? ते आपल्याला इंग्लिश ग्राफ साठी लागत होते. नाही अजून. अरे कधी मॅडमचं चालले मग? मॅडमचं लेक्चर आहे का नाही काय माहित आता, आज आहे का नाही, आज 4 वाजता. आज हो नाही का? वाटत कधी मला. कधी उद्या आणणार आहे मग तुम्ही ते? जेव्हा हॅलो कॉलेज साहित्य. एनरोलमेंट नंबर घ्यायला जाऊ ना तिथं कॉलेजला, तेव्हा आणू. ते 16 तारखेला जायचं का रे एनरोलमेंट नंबर घ्यायला? हा तसं करू, 16 तारखेला जाऊ. बर बर, भेटू मग तिथं आपण. हो. मैसेज डालने वाले हो. चलेगा? मैसेज डाल देंगे. ग्रुप पे देखेंगे अपन. हाँ चलो ग्रुप बाय. बाय बाय. See you आदू again. भाऊ हाँ बोल भाऊ. हाँ बोला ना बोला ना. मैसेज डालेंगे उस पे ग्रुप पे. हेलो हेलो.